Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. कहनी है एक बात, देश के पहरेदारों से थोड़ा संभल के रहना, देश में ही छुपे हुए गद्दारों से। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। हमेशा की तरह काफी दिनों में आया हूं, माफी चाहूंगा, आपको समय नहीं दे पाया, लेकिन यह आर्टिकल आपको नॉर्मल मीडिया पर नहीं मिलेगा जो यहां खोलने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से। हां, एक चीज और बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले कि आज मेरी आवाज में थोड़ा सा आपको अगर दबाव दिखे, भारीपन महसूस हो तो समझिएगा कि तबीयत मेरी खराब है। उतना ज्यादा शायद मैं आपको खुलकर ना बता पाऊं, लेकिन हां, आर्टिकल में जो बता दूंगा वो कोई और नहीं बता पाएगा, इस बात की मैं हमेशा आपको गारंटी देता हूं। मैं सबसे पहले आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं। हु वांट्स टू किल पीएम मोदी? कौन मारना चाहता है भारत के प्रधानमंत्री को? यह आप आज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इसीलिए मैंने कहा क्या कि आज का आर्टिकल का जवाब आपको देना है। मैं तो केवल खबर बताऊंगा, जवाब आपको लिखना है। और आज आपसे एक कमेंट की उम्मीद भी करता हूं कि आप जवाब जरूर देकर जाएंगे कि सर आपने जो आर्टिकल बताया वो हमारी समझ में आया कि नहीं। और हमारा जवाब यह है, हु वांट्स टू किल पीएम मोदी? कौन मारना चाहता है इस व्यक्ति को? आखिर किसके गले की फांस है ये? किसके गले की हड्डियां ना निकलते बन रही है ना थूकते बन रही है? आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि देश में बहुत गड़बड़ चल रही है और ऐसे समय में देशवासी को देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपसे आह्वान कर रहा हूं, यहां देख लीजिए आप एक बार। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि अफवाहों से सावधान रहें। देश में नमक, गैस और गद्दारों की बिल्कुल कमी नहीं है, तीनों प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। और अगर आपको यह बात सत्य लगती है तो कमेंट में बताना जरूर। यहां देखिए, एलपीजी संकट, एलपीजी का मामला कोर्ट में गया और बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि इतनी अफरा तफरी क्यों मचा रखी है? लड़ाई वहां हो रही है, यहां रोटी बन रही है, आराम से लोग खा रहे हैं, आपके दस्त क्यों हो रहे हैं? और उन्होंने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया कि कोई समस्या नहीं। आपको बताऊं कालाबाजारी क्या होती है? देश में 52 से 56 लाख सिलेंडर बुक होते थे, 88 लाख सिलेंडर की बुकिंग है। 88 लाख की क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के नेता के यहां पर 55 सिलेंडर मिले हैं 5 लोगों की फैमिली में। 15,000 एजेंसियों पर छापा मरवाया है योगी आदित्यनाथ साहब ने, और 12,000 से भी ज्यादा दोस्तों ब्लैक में सिलेंडर मिले हैं। 12,000 से भी ज्यादा। न जाने कितनी कंपनियां होंगी जिन पर छापे अभी नहीं पड़े। आपको दोनों तरफ देखना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत का अगर कोई भारतवासी है जिसमें राष्ट्र प्रेम है, वो भारत के साथ इस परिस्थिति में खड़ा रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस भूचाल के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कम है। वरना लोगों में अफरा तफरी मची हुई, अभी सबूत दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा मेरे भाई। यहां देखिए, अब आपको ये तो मैं खैर आपको क्या दिखाऊंगा आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि यहां कोर्ट ने कह दिया है कि 150 करोड़ आदमियों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, कोई अफरा तफरी नहीं है, चंद कुछ कालाबाजारी वाले लोग हैं वो हल्ला मचा रहे हैं। आपके दस्त क्यों हो रहे हैं? आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? हटाओ इसको, याचिका को, टाइम खराब नहीं करना है, कोर्ट कह रहा है। अब यहां पर आपको पता है ये शिवालिक, नंदा देवी और एक और है दोस्तों जग लकड़ी, वो भी, ये तीनों ये तो पहुंच गए, वो पहुंचने वाला है। और आगे आने वाले हफ्तों में 4 से 6 जहाज, आई थिंक 7 जहाज और पहुंच जाएंगे। हम पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन कबीरा इस बाजार में भांति भांति के लोग, समझ गए? यहां देखिए, अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये देखिए, अमेरिकन मर्सनरीज मैथ्यू बेंडेक 6 यूक्रेनियन अरेस्टेड इन इंडिया बाय एनआईए। ये खबर भी आपको मिल गई होगी, लेकिन जो एंगल मैं आज बता दूंगा वो नहीं मिला होगा, गारंटी। आ जाइए फिर आगे बढ़ता हूं और पूछ लेता हूं आपसे कि कौन है जो मारना चाहता है भारत के प्रधानमंत्री को? वो कौन है? दोस्तों, आपको आज अपनी कुछ पुरानी चीजें भी दिखाऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि लोग महेशन पर विश्वास क्यों करते हैं, लोग ये आर्टिकल देखने क्यों आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आज विश्वास हो जाएगा कि जो घटना आज घट रही है वो इसी पर सबूत के तौर पर 6 महीने पहले मैं इसी मुख से बता चुका हूं, इसी चैनल पर दिखाऊंगा आज। ये देखिए, ये पहली तस्वीर देखिए, इसके परखच्चे आपको आखिरी में खोलूंगा क्योंकि इसकी कहानी दूसरी है। ये दूसरा, ये कौन है? ये पन्नू है दोस्तों, कनाडा का गद्दार जो भारत को खालिस्तान बनाना चाहता है। और ये तीसरी तस्वीर है। आज आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कमेंट सेक्शन में कि आज आपको वो वक्तव्य याद आते हैं क्या कि आज से चंद महीने पहले बार बार एक बात दोहराई जाती थी संसद में, चाय पानी पीछे पी रहे हैं, फ्रेश होने पीछे जा रहे हैं, लेकिन जगते ही एक बात कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? भारत का प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं जा रहा है? भारत का प्रधानमंत्री मणिपुर में वॉर होने वाला है वहां क्यों नहीं जा रहा है? इतना उतावलापन क्यों था भारत के प्रधानमंत्री को भेजने का मणिपुर में? क्या कुछ तार जुड़ रहे हैं क्या? जियो पॉलिटिकल एनालिसिस अलग होती है, न्यूज रीडिंग अलग होती है।
अब मैं आपको बताऊंगा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस क्या होती है। यह सिनारियो आपके समझ में आ गया? इसके चिथड़े खोलूंगा 5 मिनट के अंदर मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। देखिए, ये मेरे ही वीडियो हैं, ये आर्टिकल मैंने ही बनाया है और डेट देख लीजिए 6 मंथ एगो, आपको दिख रही हो तो। ये देखिए 1 मिलियन व्यूज। सबसे पहले तो सल्यूट आपको करता हूं कि 10 लाख लोग इस चैनल को देख रहे हैं और 3.5 लाख के बेस पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको मिलियन का जल्दी से जल्दी बनाइए। मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आपको ऐसी एनालिसिस कहीं मिल जाएगी तो फिर आप खुद ही बता देना कमेंट सेक्शन में। ये मैंने ही वीडियो बनाया। मैंने क्या बताया था उस समय पर कि क्यों मारना चाहते हैं प्रधानमंत्री को। ये दोस्तों वो वाला सीन है जब हर देश में भारत के इर्द गिर्द कू हुआ था, तख्ता पलट हुआ था। कहां? ये देखिए ना, ये बांग्लादेश है, ये फ्रांस है, ये श्रीलंका है, ये नेपाल है, ये जापान है। ये मेरा ही आर्टिकल है। ये देखिए 1 मिलियन व्यूज 6 मंथ एगो। अमेरिका का आखिरी दाव, मोदी की जान खतरे में। ये क्यों तख्ता पलट करवाए गए थे? क्योंकि भारत में तख्ता पलट कर आना था। मैं आपको बताता हूं, अब ये जो एनआईए की जांच हुई है ना, इसमें क्या खुलासे निकल रहे हैं, अभी तो निकलेंगे। 11 दिन की रिमांड पर है एनआईए की, पर ये जो पकड़े गए हैं। अभी अमेरिका की एम्बेसी ने चू नहीं किया है कि क्यों पकड़ा, क्या पकड़ा, क्यों? क्योंकि हाथ पैर फूल गए कि बेटा ये क्या हो गया, ये तो पूरा खेल खुल गया। अब तो भारत बराबर टेबल पर बैठ के कहेगा कि हेडली को मेरे हवाले कर अगर तुझे मैथ्यू चाहिए तो। ये भारत की डिप्लोमेसी है यार। अपने देश को हल्के में ले रहे हो क्या? हम भारत के निवासी हैं मेरे जाबाज। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये 5 घटनाएं हैं, ये भारत से जुड़ती हैं सादर्श तौर पर, और यहां कू करवाना था। इसीलिए सोनम वांगचुक वाला केस आया, इसीलिए उस पर क्या लगा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में वो अंदर गया। इस पर दोस्तों यहां पर मणिपुर में पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हुई, क्योंकि उस समय बांग्लादेश में कौन बैठा था, मोहम्मद यूनुस। वो सबसे बड़ी प्लॉटिंग थी नरेंद्र मोदी जी को मारने की कि इस दौरान, क्योंकि सीआईए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था इंडिया में कि 6 महीने के अंदर हमको यह आदमी खत्म चाहिए। 6 महीने। और यह वीडियो कब का है? 6 महीने पुराना वीडियो है। आई एम जस्ट रिकॉलिंग दीज थिंग्स, आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग, जस्ट टेलिंग यू देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूज रीडिंग एंड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस विजनरीशिप होती है। आप विजन देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, ये वही है। और मैंने इस वीडियो में आपको लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको जाके आपको दोबारा देखना है। और मैंने इस वीडियो में समझाते वक्त कहा है कि 3 हमले हो चुके हैं, 4था हमला फिर होगा और भारत में ही होगा। और वही था कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री। आज इनके पास ड्रोन का सामान मिलता है, फॉरेन ड्रोन्स, और अगर ऐसे लाएंगे तो शक हो जाएगा, इसीलिए उसको असेंबल करने के लिए एक एक पार्ट मंगवा रहे हैं, यहां असेंबलिंग कर रहे हैं। ये आदमी जब प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में रोका गया था पुल पर, उस समय भी ये मैथ्यू वहां मौजूद था। ये सीरिया वॉर में मौजूद था। ये मैथ्यू ट्रेनिंग देने के लिए, ये बगदादी के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग के लिए ये मौजूद था। ये म्यांमार में मौजूद था, ये वियतनाम में मौजूद था, ये दोस्तों भारत में मौजूद है। आप समझिए इसको कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये फ्री में मौजूद है? सेवा कर रहा है क्या? क्योंकि इसको बड़ी रकम दी जा रही है। अब इसको बड़ी रकम डॉलर में तो आएगी नहीं, तो कौन है जो भारत में इसको रकम दे रहा है, जिसको भारत में पैसा आ रहे हैं, और वो सीआईए के एजेंट्स को भारत में पैसा बांट रहा है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि एक विनती करनी है, देश के पहरेदारों से बचकर रहना, देश में छुपे गद्दारों से। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आपसे एक कमेंट की उम्मीद आज कर रहा हूं मैं। तो ये मैंने 3 आपको बताए थे वाक्य। देखिए तीसरा वाक्य कौन सा था? जहां एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी जी निशाना थे और व्लादिमीर पुतिन साहब ने उनको बचाया था। आज रॉ पर प्रतिबंध की बात कर रहा है अमेरिका। क्यों? क्योंकि रॉ ही केजीबी के साथ मिलकर ऐसे खेल खोलती है। यहां उन्होंने बचाया और डिप्लोमेसी की एक मिसाल कायम की कि रशिया हमारा मित्र ही नहीं, प्राकृतिक मित्र है, हमारा प्राकृतिक मित्र है, नेचुरल फ्रेंड है। और यहां आज रशिया को थोड़ा सा तेल महंगा करने पर, जब उसके पास अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का मौका है, वो 10-5 रुपए बढ़ाता है, तो भारत में लोगों के दस्त हो रहे हैं कि धोखा देगा। नहीं, मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में कि यारी वो होती है जो यार को बढ़ाती है, वो नहीं जो यार को देखकर चिढ़ती है, दस्त कर लेती है। यहां देखिए, यह दूसरा हमला था जो पंजाब के पुल पर दोस्तों काफिला रोक दिया गया 20 मिनट के लिए। यहां से ड्रोन ऑपरेटिंग, ये हाईली स्ट्रेटेजिकल ड्रोन है, ये सोलर से चलने वाले ड्रोन है। कभी भी आप गाड़ी पर ब्लास्ट करवा दीजिए, एम्यूनेशन फेंकवा दीजिए प्रधानमंत्री की गाड़ी पर, हमला होने में कितना टाइम लगता है? क्या मरे नहीं? क्या अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी नहीं मरा? बहुत लोग ऐसे ही हमलों में मरे हैं। बेनजीर भुट्टो भाषण देते हुए गोली से उड़ा दी गई थी। ये स्नाइपर्स हैं, इनके पास स्नाइपिंग वो मिली है, राइफल्स। भारत के ऊपर खतरा बहुत है, लेकिन एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे जग बैरी होए। कितने अटेम्प्ट नहीं हुए प्रधानमंत्री पर मारने के, लेकिन साक्षात त्रिनेत्रधारी महादेव का हाथ ऐसे करके ऊपर, जिसके ऊपर रखा रहता है। आपको इस बात पर एक बात बता देता हूं कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
यानी अकाल मृत्यु कौन मरता है? जैसे डायरेक्ट कोई आया किसी ने मार दिया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो हम तो चांडाल का काम नहीं करते, हम अपने देश को बचाने का काम करते हैं, देश के प्रति समर्पित हैं। हम अकाल मृत्यु थोड़ी मरेंगे। तो हमारी रक्षा कौन कर रहा है? वो कर रहा है। ये 3 अटेम्प्ट थे। ये पहला अटेम्प्ट था प्रधानमंत्री पर। बिहार में रैली के दौरान यहां बम ब्लास्ट करे थे। बिहार में लोगों को सीआईए ने प्लॉट किया, पैसे देकर बिक गए लोग, और यहां बम ब्लास्ट हुआ और यहां 5 लोग मरे और 9 घायल हुए। उनमें से 4 लोगों को फांसी दी गई थी। यह मैंने वीडियो में बताया, आप देखना जाके। और मैंने कहा था एक अटेम्प्ट फिर होगा, और यह वो चौथा अटेम्प्ट था जो मणिपुर में होना था, जहां मैथ्यू बैठा था, जहां 14 यूक्रेनियन बैठे हैं। आप क्या समझ रहे हैं सारे पकड़े गए? नहीं, 6 पकड़े गए अभी, 14 बैठे हैं अभी, और 3 लखनऊ से पकड़े जाते हैं, 3 दिल्ली से, 1 कोलकाता से। बाबा के अंडर बात आ रही है। लखनऊ में अगर पकड़े गए हैं तो क्या होगा? फिर तो 2 ही काम होंगे, या तो उनका एनकाउंटर होगा और या उनका बुलडोजर रिसेप्शन दिया जाएगा। हमारी एनआईए इसी में लगी हुई है। समझ लेना आप, एनआईए का यह काम है। हम ऐसे पराठे खिलाते हैं कि पढ़ 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 पढ़, जैसे वो उमर फटा था ना यहां लाल किले पर, तो बाकी के सारे डॉक्टर इनके पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, इनको पढ़ाना पता है क्या है? इनको पढ़ाने का मतलब है एक हाईली टैक्टिकल आतंकवादी को जन्म दे देना। आज ईरान का इलाज कर रहा है कौन? इजराइल। उसकी कहानी भी इसमें लाया हूं, देखते रहना आर्टिकल को। तो ये वो हमला था कि बार बार ये कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि मणिपुर नहीं जा रहे, नॉर्थ ईस्ट नहीं जा रहे, मणिपुर नहीं जा रहे? क्यों? क्यों वहां कॉन्ट्रैक्ट था कि 6 महीने में प्रधानमंत्री को हटाना है। अब चाहे एलिमिनेट करो, चाहे कू करके सरकार गिरा दो, हटाना है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के चाटुकारिता नहीं कर रहा, अमेरिका से दब नहीं रहा, टैरिफ से डर नहीं रहा। समझ गए? ये डरने वाले नहीं है भाई। अब इस वजह से इसको हटाना था, सीआईए ने प्लॉट किया और मंसूबे मिले हुए थे किसके साथ? ग्रेटर बांग्लादेश के साथ। और इसी समय यूनुस ने इतनी अति करी थी बांग्लादेश में। आज बांग्लादेश में माहौल बदल गया। हमने युद्ध नहीं किया, हमने कोई गोली नहीं चलाई, हमने मिसाइल नहीं चलाई, हमने बांग्लादेश को बदल कर रख दिया। और आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत से लोग कहते हैं भारत बांग्लादेश को तेल क्यों दे रहा है, बांग्लादेश को तो कुछ नहीं देना चाहिए। अरे कुछ नहीं दे रहे बांग्लादेश को। बांग्लादेश के साथ भारत का पैक्ट है शेख हसीना के टाइम का कि हमें 2 लाख बैरल तेल देना है बांग्लादेश को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। और हम कितना दे रहे हैं? 5000 टन, 0.002% का हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता हसीना को बांग्लादेश में एस्टेब्लिश करना है, अपने पड़ोसियों को इंसर्जेंट नहीं करना। पड़ोसी ताकत होता है। यहां से बैठ के बोलना, वहां डिप्लोमेसी चलाना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस। यहां बहुत से लोग कहते हैं ना, जैसे अभी जानकारी नहीं है, पूरे तथ्य नहीं, अभी तो तथ्य दिखाऊंगा, आप दांतों तले उंगली दबा जाओगे। कुछ लोगों ने क्या दोस्तों, इसी चीज के शिक्षा इस चीज के लिए कि आप चीजों को सीखो, बिजनरी बनो, इस चीज के लिए नहीं कि आप घमंडी हो जाओ या आप आतंकवादी बन जाओ। उमर भी डॉक्टर था ना, वो सारे पकड़े गए डॉक्टर थे ना। ये नहीं करना है, शिक्षा ये नहीं सिखाती। शिक्षा सिखाती है आप बिजनरी बने, आप अपने देश को, अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत बनाते हैं, कैसे बराबर में खड़े होते हैं, यह शिक्षा सिखाती है। समझ गए? यहां आइए, अब आपको दिखाता हूं। जैसे ही ये होता है सारे प्लॉट फेल हो जाते हैं। यानी चौथा अटेम्प्ट फेल हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री वहां गए नहीं, वहां पहुंच गए गृह मंत्री, और फिर पूरा प्लान फेल हो गया क्योंकि मारना किसको था? प्रधानमंत्री को। काम खत्म हो गया, नहीं गिरी सरकार, ना कू हुआ, ना असैसिनेशन हुआ, यानी ना हत्या हुई। जब खत्म हो गया तो कैसी चीजें निकलती हैं कि यार इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करो। ये साले पता लगा लेते हैं कहीं ना कहीं से, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करो, ये बैन हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगी हम क्या प्लॉटिंग कर रहे हैं। सल्यूट टू द एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सल्यूट करिए मेरे दोस्त, हमको पता नहीं चलती, वो जिगर, वो जान पर खेलते हैं दिन रात। आपने देखा था उमर फटा था लाल किले पे, हमने तुरंत रैकेट पकड़ लिया था। कहां? फरीदाबाद में। हमने रैकेट पकड़ लिया था जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, कलकत्ता में। आपको नहीं पता, चप्पे चप्पे पर हमारी रक्षा होती है, हमें इनके लिए सल्यूट बनता है। यहां देखिए, ये कौन है? ये रशिया का आदमी है। मैनी अरब लीडर्स सीम टू फियर डोनाल्ड ट्रंप मोर देन दे फियर अल्लाह। कहते हैं ना अल्लाह, वो कह रहा है इतने इस्लामिक लीडर हैं, सऊदी का, बहरीन का, कतर का, कुवैत का, लेबनान का, पता नहीं कहां का, फलाना ढिमाका का, ये ट्रंप से ज्यादा डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते उतने। बेइज्जती कर रहा है, मुंह पे थूक रहा है। अब बेइज्जती कर रहा है, अरे भाई लड़ो ना उससे जाकर अमेरिका से। नहीं लड़ेंगे। आपने कभी सोचा है ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इतनी बमबारी ईरान कर रहा है, ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपने भारत में देखा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, कोई चू नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई इजराइल मार देगा, अमेरिका मार देगा, या भारत ने अगर एक लकड़ी भी फेंक दी किसी मुस्लिम कंट्री पर, तो हमारे देश में 20% जनसंख्या तुमको रोड पर दिखेगी। समझिए इस वक्तव्य को कि यह क्या बोला है मैंने। यहां देखिए,
यह बंदा इनको कह रहा है कि तुमको डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा डर लग रहा है, अल्लाह से डर नहीं लगता। अगर इतना ही मादा रखते हो, ये वो फलाना होटल मॉल बना दिए, तो लड़ो ना, अब जाकर मिल जाओ, सारे लड़ो डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी ढब्बा गोल हो और उम्मा का भी ढब्बा गोल हो। यही तो सनातन की जीत है, यही तो विजय है सनातन की, कि कोई धर्म किसी को दबाता नहीं है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो अपने आप से उभर, कमल को खिलाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है मेरे दोस्त, वो कितने भी कीचड़ में रह ले उसकी पंक्तियां खुद खिलती हैं। सूरज को किसी की जरूरत नहीं है परमिशन की कि मुझे उगना है कि नहीं उगना है, वो अपने आप उगता है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सनातन वही होने जा रहा है, ध्यान रखना। मैं आपको आगे बढ़ जाता हूं, देखिए ये मैसेज है, एक आदमी कल मारा गया है, लारी जानी। दोस्तों आपको एक कहानी आज सुनाऊंगा और आपको सुननी चाहिए, मैं माफी चाहूंगा अगर 2-4 मिनट ये ज्यादा हो जाए अगर आपका टॉपिक, तो आप एडजस्ट करना, लेकिन मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जाने कि ईरान एक देश है जिसकी बाउंड्री भी नहीं लगती इजराइल से। ईरान एक देश है जो शिया देश है और इजराइल की दुश्मनी है पैलेस्तीन गाजा से, जहां सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। ईरान शिया देश है, फिर ईरान की और इजराइल की इतनी कट्टरता क्यों है, दुश्मनी, आपको जानना चाहिए। ये चीजें आपको समझ में आएंगी तो पूरा विजन तैयार हो जाएगा कि क्या चल रहा है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए लारी जानी को ठोका इजराइल ने, ठोक दिया, बढ़िया किया। देखिए यहां पर इसको ठोकने के बाद एक स्ट्रॉन्ग, लारी जानी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया सारे अरब वर्ल्ड को कि आप डायलेमा में हैं, दुविधा में हैं, और आप दुविधा में आए इसलिए हैं क्योंकि आप अब चूज करिए कि आपको हमारे साथ रहना है या अमेरिका के साथ रहना है। अब आपको वो खेल खोलूंगा जो मैं कहना चाह रहा था। ये किसने कहा, लारी जानी ने। ये लारी जानी है, गो बक, ये उसका कमांडर है, बट कौन कर रहा है, इजराइल। आपको एक चीज और बता देता हूं, जो अमेरिका है वो बड़बोला है, वो थोड़ी सी बात करेगा और उसको गा देगा इतना, और जो बड़बोले होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते। इजराइल कभी भी आपको उसका मीडिया में बहुत ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो रिसर्च पर काम करते हैं, वो अंदर अंदर काम करते हैं, वो रिसर्च तैयार करते हैं और जाकर प्रिसाइजली उस आदमी को वहीं ठोक देते हैं, बात खत्म, चाहे हमारी न्यूज चले ना चले, हमने काम कर दिया। अब ठोका किसी ने हो, गाएगा कौन, अमेरिका, क्योंकि आप जानते हैं उसका एटीट्यूड ऐसा है, गधा है वो यहां दिमाग से पैदल हो चुका है, वो पूरे अमेरिका को लेकर डूबेगा, और यह हमारे लिए फायदा है, डूबना चाहिए, समझ गए। तो आप देखो, आप भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचोगे आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में सोचोगे छाती ये रोना करोगे, ये गड़बड़। देखिए भारत के लिए फायदा है जो हो रहा है, ये दोनों गए, ये दोनों, मैं आपको बता रहा हूं 40 से ज्यादा जो टॉप लीडरशिप है ईरान की वो बर्बाद कर दी है इस युद्ध में। अब ईरान चाहे ऊपर से कितनी भी हवाबाजी करे, लेकिन अंदर उसको भी पता है कि हालत बहुत खराब हो चुकी है, कम से कम 20-30 साल पीछे जा चुके वो, और अमेरिका का यही लक्ष्य है कि उसको 50 साल पीछे ले जाकर छोड़ देना है, सीज फायर करवा देना है। आप दोनों की टैक्टिक समझिए, क्योंकि अमेरिका के ईगो पर बात है, वो इस युद्ध में हार नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, और ईरान वाले सारे मारे गए तो वो तो पहले ही खत्म है। अब वो हार अगर स्वीकार कर लेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो अब इस ईगो में नहीं हार रहे, समझ गए। तो इसको दूर से देखिए ना, एक परिप्रेक्ष्य से क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं वो बात जो मैं बता रहा था कि यहां देखिए, ये ईरान है, ये ईरान है मेरे भाई, और इजराइल कहां पर है, ये रहा, ये इजराइल है। इजराइल की लड़ाई किससे है, ये पैलेस्तीन गाजा से, और यहां कौन रहते हैं, सुन्नी मुस्लिम, और ये कौन सा है, ईरान, ये शिया कंट्री है। आप कहेंगे सर शिया सुन्नी का तो बहुत बड़ा विवाद है, तो लड़ाई तो इनमें होनी चाहिए, पैलेस्तीन गाजा और ईरान में, ये इजराइल से क्यों लड़ाई हो रही है, यही समझने की बात है। ये समझिए, देखिए दोस्तों, ये जितना भी अरब वर्ल्ड है, आप ध्यान रखना, ईरान अरब कंट्री नहीं है, समझिए इस बात को, ईरान इज नॉट अरब नेशन, इसीलिए ये अरब के जितने देश हैं ये बिजनेस कंट्रीज हैं, और इसका बिजनेस कहां से चलता है, यूएसए से। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका बिजनेस चलता है यहां से, जो ये युद्ध हो रहा है वो सऊदी से पैसा कमाना है अमेरिका को, अमेरिका को पैसा कमाना है सऊदी से, और उसके चक्कर में ईरान बीच में आता है। क्यों, क्योंकि अमेरिका आज भी तेल में सबसे बड़ा होल्ड रखता है, ईरान तो छोटा प्लेयर है, सऊदी से छोटा प्लेयर है ईरान तेल के मामले में। अभी आपको फोटो दिखाऊंगा सबूत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ईरान एक ऐसा देश है कि वो नेगोशिएट नहीं करता, इस वजह से जो ओपेक है ऑयल के प्राइसेस को ये कंप्रोमाइज कर देता है ईरान। तो ईरान को इसलिए डुबाना है, जितने भी अरब नेशन हैं उनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल पर चलती है, तो वे ईरान को पीछे धकेलना चाहते हैं कि यह बहुत बड़ी बुआ बनता है। यह लड़ाई है, समझ गए। और इसमें कौन है, और इजराइल, देखिए एक देश है ईरान, एक देश है इजराइल। इजराइल की लड़ाई सुन्नी पैलेस्तीन से, लेकिन इजराइल ने क्या कहा शिया के खिलाफ, कुछ नहीं। शियाओं ने क्या कहा, शियाओं ने कहा कि ये जो यहूदी यहां पर रह रहे हैं, ये अगर सुन्नी वर्ल्ड को खतरे में डाल देता है तो मुसलमानों का उम्मा खतरे में आएगा, और हमारा एक ही लक्ष्य है, यानी हम जीते ही इसलिए हैं
कि हमको इजराइल को बर्बाद करना है, यानी नक्शे से मिटाना है। अब एक बात बताइए, कोई आपको मारने के लिए ही जी रहा है, यानी ईरान किसको मारने के लिए जी रहा है? इजराइल को। तो कोई आपको मारने के लिए जी रहा है तो आप उसको पहले मारने की कोशिश करोगे कि नहीं? तो इजराइल क्या गलत कर रहा है? समझ गए? क्योंकि इजराइल जानता है कि अगर इन्होंने जो 60% यूरेनियम इनके पास है, अगर इन्होंने न्यूक्लियर बनाया तो सबसे पहले मैं ही मारा जाऊंगा। उसको यह बात पता है, क्योंकि ईरान ने घोषणा कर चुकी है कि मैं तो जी ही इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए रहा हूं। तो भाई इससे पहले वो मिटाए। योद्धा की एक कहानी होती है कि तुम उसको मिटा दो। यह लड़ाई है इन दोनों के बीच, ईरान और इजराइल के बीच। यह दोनों अस्तित्व की लड़ाई है। यानी इजराइल जिंदा रहेगा तो तब जब ईरान कमजोर रहेगा, और ईरान अगर ताकतवर रहा तो इजराइल खत्म होगा। समझ गए? अब देखिए, यह है असली कहानी। यह इसको पैसा देगा, यह इससे पैसा कमाएगा। इन दोनों की म्यूचुअल बिजनेस चलती है, क्योंकि पैसे जो तेल है, तेल को ये दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये इनको साथ में ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप समझता है मेरा कोई यूज नहीं करता, सब करते हैं। इजराइल को बचना है ईरान से, तो अमेरिका को ले लिया ना साथ में, कि हथियार बनाते हैं, हथियार मिला के साथ में मारते हैं। तो ये जो पैसा है वो यूज हो रहा है हथियार बनाने में, और ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है ईरान के ऊपर वॉर में। समझ गए? और युद्ध में लोग मरते हैं, मातम मत कीजिए। अब दो ऑप्शन बचे हैं इनके पास। देखिए, एक तो ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, इस पर आक्रमण कर सकता है ईरान, और एक ये पाइपलाइन है। बस ये दो चीज बची हैं, बाकी ये हॉर्मोज तो क्लोज है। 1200 से ज्यादा शिप यहां से डेली गुजरते थे, अब 70 गुजर रहे हैं, और उनमें भारत का नाम है। डिप्लोमेसी देखिए किस पॉइंट पर है अपनी। क्यों? क्योंकि हमने ईरान का सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने अमेरिका का सपोर्ट भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के दुश्मन भी नहीं है, इजराइल के दुश्मन भी नहीं है, और हम ईरान के दुश्मन भी नहीं है। एक उलमत का रिपोर्टर पूछता है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, डायरेक्ट अपोज कर रहा है ईरान का, तो ईरान का लीडर क्या कहता है? नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको लगता होगा। यह हमारा जवाब है। समझ गए? यहां देखिए, यह नरेंद्र मोदी की तरफ से एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। लोग सोच रहे हैं आसानी से हरा देंगे, यह डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है भारत में तख्ता पलट की। वादा है बराबरी भी नहीं करने दूंगा, यह मेरा कमिटमेंट है कि तुमको तो बराबर भी नहीं आने दूंगा। तुमने पूरे घोड़े खोल लिए, कुछ उखाड़ नहीं पाए। यह भारत है, और यह नया भारत है। थोड़ा जोर लगाइए। यहां देखिए, ताकत देखिए प्रधानमंत्री भारत के की। ये देखिए दोस्तों, एम्बेसडर है कहां का? सऊदी का। कह रहा है नरेंद्र मोदी हमारे देश में अच्छा सम्मान रखते हैं, सिर्फ नेताओं के बीच ही नहीं बल्कि आम लोगों और व्यापारिक समुदाय के बीच भी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि श्रीमती मोदी का ईरान और इजराइल के नेताओं से किया गया एक फोन कॉल मुद्दे को सुलझा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, देश की महाशक्ति शामिल है, और बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री एक कॉल कर देगा तो युद्ध बंद हो सकता है। देख लीजिए भारत की पावर। यहां देखिए मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको एक मध्यस्थ ढूंढना होगा, और भारत से यानी नरेंद्र मोदी से बड़ा मध्यस्थ यहां कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी ना किसी से लड़ाई है ना किसी से दोस्ती है। समझ गए? ये देखिए आयरलैंड, फिनलैंड का राष्ट्रपति क्या कहता है? हमें तुरंत युद्ध विराम की जरूरत है। बस मैं यह सोच रहा हूं कि क्या यूरोपीय देश या भारत इसमें कुछ भूमिका निभा सकते हैं। हमने देखा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने युद्ध विराम और बातचीत के बीच अपील की है ताकि हालत को शांत किया जा सके और स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। कंटिन्यूअसली जयशंकर साहब यूरोप के साथ किसमें? मीटिंग में, और वो कह रहे हैं कि हाँ शांति होनी चाहिए। हमने शांति के लिए यूक्रेन रशिया में भी कहा था, लेकिन हमने युद्ध को कंडेम नहीं किया था कि रशिया वहां आक्रमण क्यों कर रहा है। नहीं, हमने कहा था शांति से बातचीत होनी चाहिए। हमने यहां भी कहा कि शांति होनी चाहिए। यह हमने नहीं कहा कि इजराइल ने युद्ध क्यों कर दिया या ईरान ने रिटेलिएट क्यों किया। नहीं, हम कहेंगे विश्व में शांति रहनी चाहिए, और विश्व गुरु का यही एक पैमाना होता है। एक समय आएगा जब इजराइल जैसे आज अमेरिका के साथ खड़ा है, अमेरिका की जगह भारत होगा और ओमान नीचे चला जाएगा। इसलिए जो हो रहा है वो भविष्य मलिका के हिसाब से हो रहा है, वो गुण सूत्रों के और सारी सृष्टि की रचना के हिसाब से हो रहा है। आप इसको समझ कर चलना, विजन को आप समझ कर चलिए कि यह क्यों हो रहा है। यहां देखिए, पीएम मोदी कंप्रोमाइज, जब कुछ ना हुआ, सरकार नहीं पलटी, कहीं जीते नहीं, प्रधानमंत्री की हत्या नहीं हुई, कुछ नहीं हो पा रहा है, सीआईए फेल हो गया, अमेरिका फेल हो गया, इधर विपक्ष पार्टियां फेल हो गई, तो क्या हुआ? सरकार बिक गई है। नया सिगुफा है, सरकार बिक गई है, खत्म हो गई है। ये देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, यही चलता है। जब कुछ काम नहीं आया तो क्या होगा? कि सरकार बिक गई है। अब देखिए यहां पर, अब दोस्तों ये देखिए, ये जो पकड़े गए ना यूक्रेनियंस, तो यूक्रेनियंस को बचाने के लिए भारत में एक तबका वकीलों का तैयार हो गया है। आप बताइए, ये वकील इतनी बड़ी, मैं नाम ले दूंगा, अभी नाम ले दूंगा तो आप कहेंगे, आप जानते होंगे मैं नाम क्या लूं। वो वकीलें, उनकी फीस ही 50-50 लाख है। एक सेकंड में इतने बड़े फीस के वकील कैसे मिल जाते हैं इन लोगों को बचाने के लिए जिनका भारत से कोई रिश्ता नहीं है। मैथ्यू को बचाने के लिए, यूक्रेनियंस को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील तैयार हो गए भारत के। कह रहे इनको रिमांड पर क्यों दे रहे हो, इनको जेल भेज दो या इनके देश वापस भेज दो।
क्यों? क्योंकि एनआईए इनको पराठा खिलाएगी और सारी खबरें निकाल लेगी, तो यहां बैठे हुए जो हिमायती हैं उनके परखच्चे खुल जाएंगे कि तुमको यहां कौन सपोर्ट कर रहा है, किसने पैसा दिया है, वकील किसने किया तुम्हारे लिए। ये जड़ें इतनी घुन बैठा चुकी हैं, आपको आज कमेंट में आपको जवाब देना होगा मेरे भाई। ये देखिए, ये यहां देखिए, संसद में गांधी जी का आचरण, राहुल गांधी का आचरण ठीक नहीं है, देश से माफी मांगे। पूर्व सैनिक 116 वेटरन लीडर्स जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी हैं, हाथ पैर कटे पड़े हैं, वे रिटायर्ड कर्नल, जनरल, एडवोकेट जनरल, मार्शल, फील्ड मार्शल, वो सारे चिट्ठियां लिख रहे हैं कि इनका आचरण ठीक नहीं है। संसद भवन में 150 करोड़ जनता आदमी को पहुंचाती है कि यह देश का नेतृत्व करेगा, ये वहां पर सिगरेट बीड़ी वाले का ठेला का चाय बनाकर वहां चाय पी रहे हैं बैठ के सीढ़ियों पर। यह भारत की गरिमा के खिलाफ है। वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां हर आदमी नहीं पहुंच पाता। अगर किसी को बपौती मिली है और वो पहुंच गया है तो उसका इस तरीके से बेइज्जती नहीं की जा सकती। ये कौन लिख रहा है? ये वेटरन्स लिख रहे हैं, जो पुराने वेटरन्स हैं, बड़े बड़े सैनिक हमारे युद्धों में जो रहे हैं। यहां देखिए दोस्तों, ईरान अमेरिका सीज फायर में भारत के फिनलैंड का राष्ट्रपति दिल्ली से अपील कर रहा है कि प्लीज हमारा युद्ध विराम करवा दीजिए। ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक कथन है कि प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। यहां देखिए 1 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन। ये एनालिसिस आपको समझाने के लिए करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप राष्ट्रभक्ति को समझें, आप देश की ताकत को समझें, उसकी कमजोरी को आप ना आके कि भारत कमजोर है। मैं आपको ये दोस्तों, ये वो बुआ है जो हर घर में लड़ाई करवाती है। ये वही बुआ जो हर घर में लड़ाई करवाती है। यही भारत में सरकार बदलने का प्रयास कर रही है, यही सीआईए को फंड करते हैं। यहां बैठे कुछ गद्दारों को जो देश में बैठे हैं उनको पैसा देते हैं और वो पैसा बांटते हैं। क्योंकि 3 फ्रंट थे। अभी मणिपुर में प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र था। यहां ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना था, क्योंकि आपने उमर खालिद का बयान देखा हुआ है, सरजील इमाम का, कि हम यहां इतना मवाद भर देंगे चिकन नेक पर कि यह अपने आप ग्रेटर बांग्लादेश में मिल जाएगा, यहां से कहीं जाने आने की जगह नहीं बचेगी। समझ गए? ये वही है। और तीसरा प्लॉटिंग क्या थी? तीसरी प्लॉटिंग थी कि अगर ये मरे नहीं, चिकन नेक कटे नहीं, तो तख्ता पलट करवाओ, कहीं इंसर्जेंसी करवाओ, कुछ भी करवाओ। सारे मंसूबे फेल कर दिए। आज मैं सल्यूट करना चाहता हूं भारत की लीडरशिप को। एक ऐसा लीडर भारत को हमेशा चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मोदी जी हो गए तो अब आगे नहीं चाहिए। हमेशा एक ऐसा राष्ट्रवादी लीडर आपको भारत में चाहिए, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, सनातन को ऊपर ले जाना है, कि जो ये बैलेंस एक्ट रखे कि एक तरफ अमेरिका, इजराइल, चीन, रशिया, ईरान, पूरा यूक्रेन, ये सारा मिडिल ईस्ट, पूरा अरब कंट्री, हर कोई जल रहा है। और भारत एक ऐसा देश है जिसने बैलेंस ये बनाया हुआ है कि हमारा एक भी दुश्मन नहीं है। अब ऐसी पावर को देखकर अगर कोई दुश्मन जन्म भी लेगा तो वो जन्मने से पहले ही मर जाएगा। यह पावर होती है विश्व शक्ति की, और इसलिए भारत को ऐसी लीडरशिप हमेशा चाहिए। 2047 का विजन लेकर हम चल रहे हैं, हम कल की बात नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि हमको लंबे समय जीना है, इस बुआ से भी बचना है हमको आगे चल के। ये देखिए, दुनिया के तेल उत्पादन का हर 5वां बैरल अमेरिका से है। हल्के में मत लो इसको। ये इसलिए ईरान को एकदम से खत्म नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाएगी कि तुमने जबरदस्ती आज इसको एकदम से मार दिया क्योंकि तुम्हारे पास पावर थी, तो कल को तो तुम हमें भी मार दोगे। तो पूरी दुनिया और अमेरिका ये 2 धड़ों में हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका क्या चाहता है? लगभग आधी दुनिया पर मेरा कब्जा हो, जैसे उसने अब किया हुआ है। अब आधी दुनिया पर किया हुआ कब्जा आप एक दिन में नहीं हटा सकते। विराट कोहली ने इतना लंबा करियर रखा, उसके इतने शतक हैं, उसको कोई आके 10 दिन में नहीं तोड़ देगा। उसके लिए उसको उसी हिसाब से लंबी पारी खेलनी होगी, लंबे समय तक जमना होगा। भारत वही कर रहा है क्योंकि भारत का लक्ष्य साफ है। 2047 तक हमको हर चीज रिप्लेस कर देनी है। एक देश दिखना चाहिए जिसका नाम है भारतवर्ष। समझ गए? ये देखिए 20% की कुल हिस्सेदारी इसकी है। देखिए ईरान कहां पर आ रहा है, यहां। इससे ऊपर तो रूस है, इससे ऊपर तो सऊदी अरब है, कनाडा भी है। ये प्राइस को मैनिपुलेट कर देता है ओपेक में शामिल होकर। ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये क्या चाहते हैं? ये दोनों मिलकर चाहते हैं कि इसको इतना दबा दिया जाए कि तेल के दाम हम तय करें, ईरान तय ना करे। ईरान घटाए बढ़ाए नहीं, हम तय करें। समझ गए? क्योंकि इन सबकी मिली भगत है, ईरान इनसे अलग है। ईरान इज नॉट अरब नेशन, ध्यान रखना। यह मैं आपको क्लियर करना था। अब आप कहेंगे सर ये क्या ले आए? ये भाई साहब एयरक्राफ्ट है रशिया का। हमने अपना कावेरी इंजन डेवलप कर लिया है। छाती ठोकी है। एंड सैल्यूट टू द डीआरडीओ। हमारे साइंटिस्ट जो अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे झांक नहीं रहे कि युद्ध कहां चल रहा है, वो काम कर रहे हैं बैठ के रिसर्च। यानी वी आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी लाइक इजराइल। कि दुनिया में हमको यह देखना है, हमको काम क्या करना है, रिसर्च क्या करनी है, वो हम कर रहे हैं। कावेरी हमारा रेडी हो गया D1 वेरिएंट। अब हम D2 D3 पर काम कर रहे हैं। यानी अगले 10 साल के अंदर हमारी जो डिपेंडेंस है, जैसे हमको F404 के इंजन डिलीवर करना बंद कर दिया था अमेरिका ने, हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए थे, अब वो नहीं होगा। अगले 10 साल के अंदर भारत ने यह सोच लिया है कि हमको जो ये इंजन है एयरक्राफ्ट के, उस इंजन की जो डिपेंडेंसी है वो खत्म करनी है। वो हमारे लिए बहुत कमजोरी बन रही है। हमने कावेरी डेवलप कर लिया। अब हम 6th जनरेशन में एंट्री कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको खबर लेकर आ जाऊंगा, डोंट वरी।
समझ गए? ये देखिए कावेरी डेरिवेटिव इंजन एम्बार्क्स ऑन द क्रूशल, तो जो इंजन है हमारा वो टेस्ट कहां होगा? यहां रशिया के एयरक्राफ्ट में। इसमें 4 इंजन होते हैं। जब कोई इंजन चेक होता है तो एक को हटा के वो नया वाला लगा दिया जाता है और उसकी चेकिंग हो जाती है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हो गया? रशिया को तो हमारा मित्र, यार मित्र नहीं, हमारा नेचुरल फ्रेंड है। अभी मैंने कहा नहीं आपको? यहां देखिए, भारत से दोस्ती और अमेरिका को झटका, यानी हर जगह पर जयशंकर साहब से पहले अमेरिका के कब्जे में क्या था? पूरा नाटो, यानी पूरा यूरोप, अरब नेशन में पूरी सिक्योरिटी, तो पूरा अरब और पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा नाटो किसका है? अमेरिका का। अब क्या हो रहा है? अब हमारे साथ यूरोप की सबसे बड़ी डील है, मदर ऑफ डील्स। यूरोप हमसे हर चीज पूछ रहा है। नाटो कंट्रियों ने मना कर दिया अमेरिका को हेल्प करने से। नाटो कंट्री कौन से हैं? यूरोप के, हमारे पास हैं। अरब नेशन क्या कह रहे हैं कि मोदी जी एक फोन कॉल कर दें तो हमारा सीज फायर हो जाएगा। आप देखिए तो भारत कहां जा रहा है। डिप्लोमेसी देखिए आप क्या चल रही है। आप समझ पा रहे होंगे, मेरा विश्वास है। अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। सुनो, मैं आपके कमेंट इतना ज्यादा मजे नहीं करता जितने दूसरे लोग करते हैं। मेरे दोस्त बताते हैं इस बात को कि आपके जो कमेंट आते हैं ना सर, बहुत तगड़े लोग हैं आपके चैनल पर जो कमेंट करते हैं, भारत का परिदृश्य खोल के रखते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपके आर्टिकल को। ये कमेंट मेरे दोस्त बताते हैं मेरे को पढ़ के, तो बहुत सुकून मिलता है मेरे भाई कि भारत को जागरण का ये जो काम है वो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। यहां देखिए, ये बंदा कौन है? यह है डेविड हेडली। यही वो बंदा है जिसने 26/11 मुंबई अटैक्स प्लान किए थे। आज तक अमेरिका ने वापस नहीं किया इसको। अब हमारे पास मौका है। अब भारत की सरकार इस मौके का फायदा उठाएगी कि आप कहेंगे मैथ्यू चाहिए तो डेविड हेडली को इधर भेज। हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते जब 90,000 पाकिस्तानी दल्ले हमने वापस कर दिए और अपना एक आदमी ना छुड़ा पाए पाकिस्तान से। वो गलती अब नहीं कर सकते। अब तो एक के बदले एक है। हमको डेविड हेडली और पन्नू दो, हम इनकी खाल उधेड़ेंगे और अपना मैथ्यू लेकर जाओ। अदले का बदला है। यह आदमी आज भी छुपा रखा है अमेरिका ने, जिसने निर्मम हत्याएं 250 लोग मरवा दिए 26/11 के अटैक में। समझ गए? इस आदमी, ये देखिए, अब मैं आपको भारत के प्रदर्शन में आना चाहता हूं। पहले मैंने एक बात कही थी कि एक बात कहना चाहता हूं, देश के पहरेदारों से थोड़ा सावधान रहना, देश में बैठे गद्दारों से। यह एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है नहाला। क्या गांव है? नहाला। कहां पर है? गाजियाबाद का गांव है नहाला। यहां की जनसंख्या कितनी है? 35,000। 35,000 की 35,000 जनसंख्या में कुछ परसेंट छोड़ दूं तो 30,000 पाकिस्तानी बैठे हैं इस गांव में। 30,000 पाकिस्तानी, और आप कहते हो भारत में गद्दार नहीं है? इसीलिए तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लग जाती है कमेंट सेक्शन में कि ये आदमी आर्टिकल न लेकर आए यार, ये बहुत पोल खोल देगा। पोल तो तुम्हारी मैं खोलूंगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ रोकने वाले। देखिए, ये सब पकड़े गए हैं। ये कौन है? इनके मोबाइल से सारी फुटेजेस निकल रही हैं जो पाकिस्तान को जा रही हैं। इनके मोबाइल में जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट के फोटोज हैं, उनसे लिंक है, उनसे चैट्स हैं। इनका ये रूल है, मतलब इनका एम है, गोल। यहां होता है ना गोल, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। इनका गोल क्या है कि मुझे जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा में आतंकवादी बनना है, जिहादी बनना है। ये गोल मिले इनके मोबाइल में, ट्रेनिंग मिली है, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां के यूथ को। इस चीज से भारत घायल होता है। अब बताइएगा, मुझे प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं कि बाबा जब इन पर बुलडोजर चलाता है और इनके एनकाउंटर की मांग होती है तो भारत में एक विशेष वर्ग 20% का, कुछ विशेष पार्टियां भारत में बाहर सड़कों पर आ जाती हैं कि ज्यादती हो गई। और उसके देखते हुए यूएस की जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट कहती है कि इस देश में आरएसएस को और रॉ को बैन करो। क्यों? क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यही है वो शांति दूत जिनके विरुद्ध काम हो रहा है, बुलडोजर। बताइए कमेंट सेक्शन में, बाबा का बुलडोजर इन पर चलना चाहिए कि नहीं? जो भारत में बैठकर पाकिस्तान का सपना देखता है, भारत का खाता है, भारत में नाचता है, गाता है और बजाता है पाकिस्तान की, क्या टॉलरेट करा जाएगा? ये ना तेल, ना पैसा, ना परेड। ये देखिए पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। इनको यही देश पसंद है। असल में क्या है, क्लास भी देखा आपने, अब क्लासरूम होता है ना, कूड़ा कूड़े को ढूंढ ही लेता है। कीचड़ से कीचड़ मिले सुअर से सुअर। ठीक है, आगे बोलूंगा तो ज्यादा विवाद हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि ये जो लोग भारत में बसे हैं, ये अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। ये इस देश को अपना मालिक मानते हैं, अपना उम्मा मानते हैं, जिस पर खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, परेड के लिए पैसे नहीं है। इनका गणतंत्र दिवस रद्द हो गया। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की चीखें अगर आपको दिल्ली तक सुनाई ना दे कुछ दिन बाद तो मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान ने यह चैलेंज कर दिया है कि अब हमसे रहम की उम्मीद मत करना। यह अफगानी वही हैं जिन्होंने इनके नाजायज बाप तक को नहीं छोड़ा था, जिन्होंने 20 साल तक लड़ाई लड़ी अमेरिका से और अमेरिका को खदेड़ दिया, उसको हथियार छोड़कर भागना पड़ा था अफगानिस्तान से। ये वही अफगानी लड़ाके हैं। आज उन्होंने परेशान होकर जब 400 लोग मारे गए तो उन्होंने कह दिया है कि अब हमसे रहम की भीख मत मांगना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, देखना पाकिस्तान में कितने सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स होंगे। हर जगह आदमी आपको फटता हुआ नजर आएगा, 100, 50, 150 मरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अब बिल्कुल
टक्कर हो चुकी है, अब सीज फायर नहीं होगा। चीन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अब रुकेगा। उनका भी अपना मान सम्मान है, वो मरेंगे नहीं। और इधर ये इलाज कर रहा है। आपने एक हल्का सा ट्रेलर तो देख लिया था। ईरान में एक लीडर मारा जाता है, खामेनी, जिसका कोई लेना देना नहीं हमसे। एक लोग यहां पर हल्ला मचाते हैं, जो सेकुलरवादी है, लिबरल, क्या कहते हैं, वो हल्ला मचाते हैं, अरे वहां तो शिव का मंदिर है, वो मंदिर पर्शिया के टाइम का है। अभी ईरान में कोई मंदिर नहीं बनते। और आपने ईरान भारत में किस तरीके से घुसा हुआ है, इसकी एक झलक देख ली होगी। खैमेनी के मरने पर क्या हुआ था भारत के अंदर। तो आप ये मत कहना कि ये बहुत ही मासूम है ना। एक व्यक्ति है नेतन्याहू, जिसको पता है कि एक देश जी ही इसलिए रहा है कि मुझे मारेगा, मेरे देश को नक्शे से खत्म करेगा, तो वो अपने नक्शे को बचा रहा है, बात खत्म हो गई। अब इसमें भारत का क्या कसूर है? ना तो भारत उसको कह रहा है कि तू युद्ध कर, ना भारत ईरान को कह रहा है कि तू युद्ध कर। अपना लड़ रहे लड़ने दो, कोई बात आएगी तो हम देख लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलता हूं एक और नए आर्टिकल के साथ। आज की मैंने सारी खबरें आपको सुपुर्द कर दी हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।